गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सके। आज की क्लास में बेटा जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर एक बार सिलेबस का रिवीजन करा दीजिए, तो आज हम लोग चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपके एमसीक्यू बनने के चांसेस और साथ ही साथ थ्योरी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहां से आ रहे होते हैं। तो चैप्टर का जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो हम एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। जैसे पिछली क्लास मैंने ली हुई थी तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर ऑर्गेनिक वाला जो चैप्टर है यानी जो चौथा चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन जो आपने लगाए हैं वो समझने में, वो एमसीक्यू समझने में बहुत दिक्कत आ रही है कि कैसे वो आंसर आ जा रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग पहले वही से शुरू करते हैं, पहले चौथे चैप्टर से ही शुरू करते हैं, फिर तीसरे पर आएंगे हम लोग। ठीक है, तो एकदम आराम से सबसे पहले हमारा जो चौथा चैप्टर है उसका नाम आप सभी लोग जानते हो, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप एक एक चीजें समझ लोगे तो फिर आपको समझने में, क्वेश्चन लगाने में और ज्यादा मजा आ रहा होगा। ठीक है, पहली बात कार्बन तथा उसके यौगिक की अगर हम बात करें, मतलब इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना किस चीज के बारे में है, क्या बता रहा है ये चैप्टर, तो याद रखिएगा पूरी केमिस्ट्री में कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके ढेर सारे कंपाउंड बनते हैं, जिसके ढेर सारे यौगिक बन रहे होते हैं। तो इतने ज्यादा यौगिक बनते हैं कि जो टोटल 118 तत्व हैं, अगर उनमें से हम 117 तत्वों के यौगिकों को एक तरफ रखें और एक तरफ कार्बन के तत्वों के, कार्बन के यौगिकों को रखें तो कार्बन के यौगिक ज्यादा हो जाएंगे। इस कारण कार्बन, ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन और इसके यौगिकों की हम लोग स्पेशली स्टडी करते हैं, अलग तरीके से स्टडी करते हैं, और जो कि हमारे लिए हायर स्टडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। यानी जैसे ही आप क्लास 11th और 12th में पहुंचोगे, ये कार्बन से मिलता हुआ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। इसलिए इस चैप्टर का जो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके 11th और 12th में बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, जोरदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, आप याद रखिएगा, कार्बन के अपरूप एवं उनके गुण पर। कार्बन के अपरूप क्या क्या होते हैं और उनके गुण क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सर ये अपरूप होता क्या है। तो अगर कोई चीज एक से ज्यादा रूपों में पाई जाती है, एक से ज्यादा अवस्थाओं में पाई जाती है, तो वो उसको हम लोग उनका अपरूप कहते हैं। जैसे याद रखिएगा, यदि यह लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है, यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। और कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप है बेटा? 3 प्रमुख अपरूप हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है आपका हीरा। सबसे पहला कौन है? हीरा। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो हीरा क्या है इसके बारे में आप लोगों को लिख लेना है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में कि कार्बन के अपरूपों के बारे में बताइए। तो जब हम कार्बन के अपरूपों की बात करेंगे तो पहले अपरूप क्या होता है वो लिख दोगे, उसके बाद हीरा, जैसे हीरा के बारे में आपको क्या क्या बताना है, तो याद रखिएगा कि ये रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तनांक गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला तत्व होता है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में से सबसे कठोर है, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। साथ ही साथ यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, परंतु इसका गलनांक तथा उष्मीय चालकता बहुत अधिक होती है। गलनांक तथा इसकी उष्मीय चालकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। स्क्रीनशॉट लेते हुए एक एक चीज को बहुत ध्यान से, क्योंकि बेटा लॉन्ग में आएगा जब भी तो आपको पूरी चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहां पर है ग्रेफाइट। दूसरा क्या है आपका? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में अगर आप बात करो तो इसका यूज आप लोगों ने इसको देख भी रखा है, पेंसिलों में पाया जाता है।
पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से ही बनी होती है। ठीक है, तो यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, यह हीरे से हल्का, मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है। मतलब ये कैसा होता है, हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है और स्पर्श करने पे चिकना यानी एकदम प्लेन आपको लग रहा होगा। वो आप लोगों ने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल की नोक है आपके सामने, वो आप प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो। हीरा होगा कि नहीं होगा वो हम नहीं बता सकते, बट पेंसिल होगा आपके पास और आप वहां से ग्रेफाइट को चेक कर सकते हो। यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है सॉरी, ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है, हीरा तो हमारा कुचालक था, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो बहुत अच्छा सुचालक होता है। मतलब इसमें से विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, याद रखिएगा। परंतु उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। कार्बन का जो ग्रेफाइट है वो सबसे ज्यादा स्थायी अपरूपों में से एक माना जाता है। ठीक है, तीसरा है फुलरीन, जिसको हम लोग C60 कहते हैं, कार्बन 60, यानी इसमें 60 कार्बन होते हैं। कितने, 60 कार्बन। तो C60 नाम का बकमिनिस्टर फुलरीन, पूरा नाम होता है इसका बकमिनिस्टर फुलरीन, या इसको हम लोग बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल की जैसी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल की जैसी होती है। फुटबॉल आप लोगों ने देख रखा है। ठीक है, गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छे युक्त कार्बन यानी फुलरीन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का ये क्या है, अपरूप है। कितने कार्बन होते हैं इसमें, तो 60 कार्बनों का एक गुच्छेदार गोलाकार फुटबॉल जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग फुलरीन कहते हैं। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरीन के अणुओं के में 60 कार्बन परमाणु षष्ठभुजी और पंचभुजी। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जो बकमिनिस्टर फुलरीन है उसमें जो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं वो किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो उसमें दो तरीके की संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक षष्ठभुजी यानी जहां पर 6 भुजाएं होंगी, कुछ इस तरीके से 6 भुजाएं होंगी, एक यहां कार्बन, एक यहां कार्बन, एक यहां कार्बन, एक यहां कार्बन, एक यहां और एक यहां, 6 भुजाओं वाला षष्ठभुजी। और पंचभुजी यानी कुछ इस तरीके से संरचना देखने को मिल रही होती है, जहां पर 5 कार्बनों की संरचना होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जहां 5 और 6 कार्बनों से मिले वलय मतलब रिंग में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो षष्ठभुजी और पंचभुजी मतलब 6 भुजाएं और 5 भुजाएं वाले कार्बनों में ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये 60 के 60 कार्बन। ठीक है, C60 सर्वाधिक क्रियाशील अपरूप है। सबसे क्रियाशील अपरूप अगर पूछा जाए कि कार्बन का सबसे क्रियाशील अपरूप कौन है, फुलरीन। ये पूछा जाए कि कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप कौन है, ग्रेफाइट। ये पूछा जाए कि कार्बन में सबसे कठोर अपरूप कौन है, तो सर हीरा। बात समझ में आया। कार्बन में सबसे कठोर, सबसे ठोस या सबसे सॉलिड अपरूप जो है वो आपका कौन है, आपका हीरा है। और हीरा जो है कार्बन का हीरा जो है आपका क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्थायी होने के साथ साथ ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और वही जो हमारा बकमिनिस्टर फुलरीन या केवल फुलरीन है, ये आपका जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील अपरूपों में से एक है, जिसमें टोटल 60 कार्बन होते हैं। और वो 60 कार्बन जो हैं वो फुटबॉल की जैसी संरचना बना रहे होते हैं। और फुटबॉल में जो इनकी संरचनाओं में जो कार्बन व्यवस्थित होते हैं, किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तो 5 कार्बनों का वलय बनता है और 6 कार्बनों का वलय बनता है, और उसमें ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं और फुटबॉल जैसी संरचना बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया तो इसको आप लोग पूरा इसी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख रहे होंगे। उसके बाद इस चैप्टर में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा हमारा हाइड्रोकार्बन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। अब अगर कोई बच्चा पूछे कि सर ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो वे यौगिक
जो या जिसमें जिस या फिर ऐसे ही लिख लो जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मतलब जिसमें केवल और केवल क्या होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सभी बच्चे जानते हैं कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा कौन आ जाता है? सर एल्केन आ जाता है। कौन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एल्केन आ जाता है। ठीक है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे दो आ रहे होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं। कौन कौन से दो आते हैं? तो असंतृप्त में सर दो आते हैं, एक आता है एल्कीन और एक आता है सर एल्काइन। एक एल्कीन आता है और एक एल्काइन आता है क्लासिफिकेशन में, इनके वर्गीकरण में। इन पे आपको बहुत ही सिंपल सी बातें याद रखनी है। इस एल्कीन और इस एल्काइन के रिस्पेक्ट में क्या याद रखना है कि ये जो एल्कीन होता है सर, ये जो एल्कीन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, सिंगल बंध होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन और कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसमें आप ऐसे लिख लेना कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बंध होता है और इसका सामान्य सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका सामान्य सूत्र जो है, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां जो n है, जहां n बराबर कार्बन की संख्या, होती है, जहां n क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, अच्छा एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में क्या हो जाता है बेटा? तो एल्कीन में इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन क्या होता है? द्विबंध होता है। और इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? तो CnH2n। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। यहां पर भी n बराबर वही सेम चीज है, कार्बनों की संख्या। यहां पर भी n बराबर क्या होता है? कार्बनों की संख्या होता है। अच्छा एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है? तो यहां पर कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। यहां पर क्या होता है? कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। और दूसरा इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और यहां पर भी जो है सेम चीजें हैं कि आपका क्या रहेगा? जो n है वो कार्बनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा होता है।
तो हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संतृप्त और असंतृप्त में, संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त में दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो यहां पर आप लिख दोगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें और अधिक हाइड्रोजन को नहीं जोड़ा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें और ज्यादा हाइड्रोजन को हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठाइएगा, जहां और ज्यादा हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जा सकता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, तो पूरा स्टेटमेंट आपका वही रहेगा, बस यहां पर याद रखिएगा कि जिसमें और अधिक हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। किसे? जिसमें और अधिक हाइड्रोजन को जोड़ा जा सके। तो कैसे जोड़ा जाता है? तो क्योंकि यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उस डबल बॉन्ड को हटाकर उसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा होता है। ये सारी चीजें आपको 11 और 12 में समझनी है कि किस तरीके से जोड़ा होता है। यहां पर बस आपको ये जानना है कि कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें एल्केन आता है, उसमें ये होता है। कैसे नाम लिखेंगे अभी वो भी समझेंगे। अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। क्या होता है? तो कार्बन कार्बन द्विबंध होता है और इसका फॉर्मूला CnH2n होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप याद रखिएगा कि MCQ में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लेके फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है समाव्यवता। वो क्या है? समाव्यवता। समाव्यवता बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। हालांकि ये होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल में यानी क्लास 10th में आपको खाली 3 प्रकार की समाव्यवता के बारे में जानना है। एक श्रृंखला समाव्यवता, एक आपको जानना है कि श्रृंखला समाव्यवता क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या है। एक आपको जानना है स्थान समाव्यवता क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या है। और एक आपको जानना है क्रियात्मक समाव्यवता क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या है। तो क्रियात्मक, श्रृंखला और स्थान समाव्यवता क्या होती है, उससे पहले आप लोग समाव्यवता के बारे में जान लो कि सर समाव्यवता किसे कहते हैं। समाव्यवता किसे कहते हैं? तो अगर जैसे ही ये बात दिमाग में आ रही है कि समाव्यवता किसे कहा जाता है, समाव्यवता किसे कहा जाता है, तो बिना सोचे आप याद रखिएगा कि वे यौगिक जिनके या जिनमें
परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तथा संरचना भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। संरचना भिन्न भिन्न होती है। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। यह गुण समावयवता कहलाता है तथा यह गुण क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। 3 प्रकार की समावयवता होती है, श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक। ध्यान समझिएगा, श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? श्रृंखला समावयवता में याद रखिएगा कि आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, जैसे C5H12। अब इस अणु सूत्र पर कितने श्रृंखला समावयवता बनेंगे? तो बहुत आराम से याद रखिएगा कितने बनेंगे। तो सर सबसे पहला बनेगा CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन की श्रृंखला है? तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला है। दूसरा CH3 CH2 CH3 CH3 और एक और बनेगा, कौन सा? ये वाला CH3 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 ये बनेगा। अब यहां पर याद रखिए, श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला थी और परमाणुओं की संख्या देखिएगा, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन है। बिल्कुल सही है। यहां आ जाओ, श्रृंखला कितने कार्बन की है? 1 2 3 और 4। पहले यहां 5 कार्बन की श्रृंखला थी, अब देखो 4 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन कार्बनों और हाइड्रोजनों की संख्या सब बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6 3 9 3 12। अच्छा यहां पर देखिए, तो यहां पर 1 2 और 3, यहां पर 3 कार्बनों की श्रृंखला है और बाकी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन। बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, उतनी ही है। तो अणु भार, अणु सूत्र बराबर है, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो जा रही हैं। तो और यहां पर संरचना में श्रृंखला अलग अलग हो रहा है, मतलब जो चेन है वो पहले 5 की थी, फिर 4 की हो गई, फिर 3 की हो गई। तो अगर अलग अलग श्रृंखलाएं मिल रही हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता कहते हैं। उसी तरीके से आपका है क्या? स्थान समावयवता। तो अब स्थान समावयवता को समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लेते हैं। हमने फॉर्मूला ले लिया C4H9Br, C4H9Br। अब इस अणु भार वाले फॉर्मूले पे आप देखिए कि ये कैसे स्थान समावयवता दिखा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो स्थान समावयवता दिखाने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH2 CH2Br। और दूसरा क्या बनाएंगे बेटा? यहां पर दूसरा, यहीं पर क्या बनेगा? CH3 CH2 CHBr CH3। अब यहां पर आप देखिए थोड़ा सा,
कि इसमें 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है। तो 1 2 3 4, यहां पर भी कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4। देखो दोनों में 4-4 कार्बनों की श्रृंखलाएं हैं, दोनों में 4-4 कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, लेकिन यहां पर ये जो Br है, फोकस देखिएगा, फोकस इस पे करना है। यहां पर जो Br है ये जो है हमारा पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका स्थान पहला है। और यहां पर देखो वही Br किस कार्बन से जुड़ रखा है? दूसरे कार्बन से जुड़ रखा है, तो इसका अपना स्थान चेंज कर दिया। लेकिन बाकी सारी चीजें यानी इसका जो इस यौगिक में जितने तत्व हैं वो सब बराबर है। गिन लो, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 9, इसमें कितना है? 3 2 5 1 6 3 9, ब्रोमीन 1 है। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ स्थान समावता दिखा रहे हैं। यहां पर ब्रोमीन पहले कार्बन पे था, यहां पे ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे आ गया है। तो जब क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल रही होती है तो उसको हम लोग क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपको देखना है क्रियात्मक समावयवता, स्थान समावयवता के बाद तीसरा जो देखना है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता बेटा आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि कौन सा क्रियात्मक समूह किस क्रियात्मक समूह के साथ समावयवता प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, C2H6O, C2H6O, ठीक है, C2H6O। अब इस पर क्रियात्मक समावयवता देखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है इस पे क्या क्या चीजें बनती हैं। तो एक हमारा बनेगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, CH3CH2OH, CH3CH2OH। और दूसरा इसको हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, CH3OCH, CH3OCH3। तो जैसे ही आप ये लिखोगे, यहां पर देखो आपको क्या समझ में आया कि ये जो है हमारा ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल है। और ये हमारा क्या बन गया? ईथर बन गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल। क्या कहेंगे? इथेनॉल। और इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। नाम कैसे लिखते हैं सारी चीजें भी समझाएंगे, ठीक है, डाई मेथिल ईथर। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इस ऊपर वाले का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हम लोग कहेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और इसको हम लोग कहेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे? सॉरी, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नाम याद रखिएगा, नाम लिखोगे तब और अच्छा नंबर मिलता है। इसको क्या कहेंगे? यहां पर 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं बेटा पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इस वाले को कहेंगे 2 मेथिल, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है। 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या कहेंगे? 2 मेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? कैसे कह रहे हैं वो अभी आगे हम समझाएंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। क्या कहेंगे? 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावयवता, और अगर आया तो आपको करना पड़ेगा और आप कर भी लोगे, आओ आगे बात करते हैं।
सजातीय श्रेणी, किसकी बात करते हैं? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है सर? ये सजातीय श्रेणी क्या है? क्या इसमें हमको कुछ सजाना पड़ता है? नहीं। याद रखिएगा, सजातीय श्रेणी क्या होती है? तो जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो क्रियात्मक समूह जुड़ने पे जिस भी श्रेणी का निर्माण होता है उसमें हर अगला तत्व और उसके पिछले तत्व के बीच में एक छोटा सा अंतर आता है, और अगर वो उस अंतर को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि हाँ, ये एक दूसरे के साथ सजातीय श्रेणी में है। कैसे है अभी वो भी समझिएगा। देखो, पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या होता है। जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह, सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है, सूत्र भी वही हो और क्रियात्मक समूह भी वही हो, तथा इनके अणुभार 14 के अंतर से घटते हों या बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाएं तो 14 के अंतर में घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाएं तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। तो उस समय वहां पर एक श्रेणी बन रही होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक यौगिक को एक दूसरे का सजात कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरे का सजात कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग, अगर हम अल्कोहल की बात करें बेटा, किसकी बात करें? अल्कोहल की बात करें, जिसको हम लोग ROH से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ROH से दर्शाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इस अल्कोहल में ढेर सारे यौगिक बनेंगे। जैसे देखो सबसे पहला CH3OH, दूसरा C2H5OH, तीसरा C3H7OH, चौथा C4H9OH। ठीक है, इसी तरीके से और बनता जाएगा। इनके नाम भी लिख लो, इनके नाम भी लिख लो। जैसे ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीथेनॉल। क्या कहेंगे? मीथेनॉल। इसको क्या कहेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल। नाम आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हो, ठीक है, सेम चीज आएगा। इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। तो यहां पर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और इसके आगे इसी तरीके से अगर आप लिखते जाओ तो यहां पर CH3OH है, यहां पर C2H5OH है। तो CH3OH और C2H5OH में अगर आप देखोगे तो CH2 का अंतर है। किसका अंतर है? CH2 का अंतर है यहां पर, और यहां में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इसके अणु भार को यहां पर निकालते हो तो अणु भार कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो यहां पर CH2 या 14 का अंतर होगा। अब आप इसमें और इसमें देखोगे, इसमें और इसमें देखोगे तो इन दोनों में भी CH2 और 14 परमाणु क्रमांक का अंतर है। इसमें भी क्या है? CH2 और 14 परमाणु क्रमांक का अंतर आपको मिलेगा। सेम काम यहां पर भी मिलेगा। तो ये एक सजातीय श्रेणी है, यानी मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? सजातीय श्रेणी है। ठीक है, एक ही मैं लिख रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, CH2 और 14 परमाणु भार का अंतर। एक तो हो गया ये अल्कोहल। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल में, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं एल्केन का। किसका ले ले बेटा? एल्केन का। और एल्केन को हम लोग बेटा RH से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? RH से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। और एल्केन की बात करें तो एल्केन में भी ढेर सारे बनेंगे। जैसे देखो, पहला CH4, दूसरा C2H6, तीसरा
C3H8, चौथा C4H10, पांचवा C5H12, ऐसे बनता जाएगा। तो बनता जाएगा, इनका नाम देखो, इनका नाम क्या है, इसको हम लोग एक कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड से है तो एन, ये हमारा हो गया मीथेन। इसको हम लोग इथेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, इथेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोपेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, इसको ब्यूटेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में अगर आप एक क्रम से देखो तो मीथेन और इथेन में, किसमें, मीथेन और इथेन में भी किसका अंतर है, CH2 और साथ ही साथ 14 परमाणु भार का अंतर है। कितने का, तो CH2 और 14 परमाणु भार का अंतर मिलेगा। इन दोनों में देखोगे तो भी CH2 और 14 परमाणु भार का अंतर मिलेगा। यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सजात हैं, एक दूसरे के क्या है, सजात है। और यहाँ पर 14 का अंतर है, इसलिए इसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। और याद रखिएगा, सेशन को शेयर करना ना भूलें आप लोग, सेशन को शेयर जरूर करते हुए चलेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति। अगर आपको IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपके सामने है। आपको मूल शब्द पता होना चाहिए, आपको पूर्व लग्न पता होना चाहिए, आपको प्राथमिक अनुलग्न पता होना चाहिए, आपको द्वितीयक अनुलग्न पता होना चाहिए। तो मूल शब्द, सर ये मूल शब्द क्या होता है, सर ये मूल शब्द क्या होता है, बहुत शॉर्ट में बहुत आराम से समझिएगा। मूल शब्द क्या होता है, तो कार्बन की संख्या, कार्बनों की संख्या को मूल शब्द कहते हैं। कार्बनों की संख्या को मूल शब्द कहा जाता है। मूल शब्द किसे कहते हैं, तो कार्बनों की संख्या को मूल शब्द कहते हैं। अब इसके लिए आपको याद होगा, एक कार्बन है तो क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तब हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन है तब क्या कहेंगे, 4 कार्बन है तब क्या कहेंगे, 5 कार्बन है तब क्या कहेंगे, 6 कार्बन है तब क्या कहेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ता है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो 1 कार्बन को हम लोग मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स, इसी तरीके से 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट लिख रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज सर, पूर्व लग्न क्या होता है, सर पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो पूर्व लग्न याद रखिएगा, पूर्व लग्न किसे कहते हैं, जो शब्द मूल के, शब्द मूल या मूल शब्द, ठीक है दोनों लिख सकते हो इसको, जो यहां मूल शब्द लिखा हुआ है तो मूल शब्द ही लिख दे रहे हैं, जो मूल शब्द के पहले लगता है, मूल शब्द के पहले लगता है, पहले लगता है, पूर्व लग्न कहलाता है, पूर्व लग्न कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्व लग्न कहलाता है। जो पहले लगता है उसे हम पूर्व लग्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल समझ लेंगे तो बहुत प्लस पॉइंट होगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे हैलोजन, अगर Br लगा हुआ है तो इसको हम लोग ब्रोमो लिखते हैं। Cl लगा होगा तो उसको हम लोग क्लोरो लिखेंगे। R लगा होगा तो इसको हम लोग एल्किल ग्रुप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह लिखते हैं। और इस R में कई चीजें लग रही होती हैं, जैसे देखो Br लगा है, Cl लगा है, CH3 लगा है, R लगा है। R में कई चीजें लग रही होती हैं, जैसे अगर CH3 लगा है तो इसे
मेथिल कहते हैं, C2H5 लगा है तो इसे एथिल कहते हैं। बाकी आगे और बताएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ। तो इसे क्या कहेंगे? एथिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है सर? तो पूर्व लग्न और प्राथमिक और द्वितीयक अनुलग्न। तो सबसे पहली चीज तो सर हमको ये बताइए कि ये अनुलग्न क्या होता है, ये अनुलग्न क्या होता है? ये जो दोनों में अनुलग्न शब्द आ रहा है, अनुलग्न किसे कहते हैं? तो याद रख लीजिएगा, जो मूल शब्द के बाद लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अनुलग्न कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? अनुलग्न कहेंगे, जो मूल शब्द के बाद लग रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है सर? प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में 3 आते हैं, याद रखिएगा, प्राथमिक अनुलग्न में 3 आते हैं, 1, 2 और 3। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, तो मूल शब्द के बाद हम लोग क्या लगा रहे होते हैं? एन लगा रहे होते हैं। क्या लगा रहे होते हैं? एन लगा रहे होते हैं। और अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इन लगाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं सर? आइन लगाते हैं। एन, इन और आइन लगाते हैं। मतलब यहां पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कब लगता है? तो जब कार्बन कार्बन एकल बंध, जब कार्बन कार्बन द्विबंध, जब कार्बन कार्बन त्रिकबंध होगा तब। और वहीं समझिएगा द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? तो जो इस प्राथमिक अनुलग्न का ये जो ई है, यहां पर देखो, ये जो ई है, एन का ई जो है, इस ई को हटाकर, एन में से इस ई को माइनस कर दिया जाए, ई को हटाकर कुछ और लग रहा होता है। ई हटा के एन के बाद बाकी चीजें लगती हैं, तो जो ई को हटाकर लगता है उसे हम लोग द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। जैसे पहला द्वितीयक अनुलग्न में कई होते हैं, जिसमें आप लोगों के जानने के लिए कौन कौन है? अल्कोहल, अगर OH लगा होगा तब क्या लिखेंगे? दूसरा, अगर कीटोन हुआ तो क्या करेंगे? कीटोन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हुआ तब क्या नाम हो जाएगा? तब क्या अनुलग्न लगेगा? अच्छा, एल्डिहाइड आप लोगों को जानना जो है, एल्डिहाइड, इसके लिए CHO अगर दिख रहा है तो उसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक कब होता है? तो जब C डबल बॉन्ड OH दिखेगा तब। ऐसे भी ढेर सारे होते हैं, ये 4-5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या होगा? नाम याद रखिएगा कि नाम में जब IUPAC लिख रहे होंगे तो किस चीज पर फोकस करेंगे? तो अल्कोहल होगा तो हम लोग ई को हटाकर क्या लगाएंगे? OL, ऑल। कीटोन होगा तो ई को हटाकर ओन, और एल्डिहाइड होगा तो ई को हटाकर अल, और कार्बोक्सिलिक हुआ तो ई को हटाकर ओइक अम्ल यानी ओइक एसिड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ओइक अम्ल यानी ओइक एसिड लिख देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही मेन है, बाकी हम आपको IUPAC के लिए भी 2-4 एग्जांपल समझा देंगे, आप लिख लोगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चल, अब यहां पर समझो थोड़ा सा, आप लोग यहां पर थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस की, ठीक है। अब हमको अगर इसका IUPAC नाम लिखना है, किसका? CH3
CH2 CH2 CH3 का, इसका IUPAC क्या होगा सर? ठीक है, अगर हमको इसका IUPAC लिखना है, किसका? CH3 CHOH CH2 CH3 का, इसका IUPAC लिखना है। अच्छा, हमको अगर इसका IUPAC लिखना है, ये एग्जाम्पल है ना बेटा, किसका IUPAC लिखना है? CH3 CH2 COOH का। अच्छा, हमको इसका IUPAC लिखना है, किसका? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का। तो इसका IUPAC क्या होगा? इसका IUPAC क्या होगा? ऐसे ही ढेर सारे IUPAC क्या होंगे, वो हम प्रैक्टिस करते करते सीख रहे होंगे। तो देखो रूल क्या कहता है, कि रूल कहता है कि सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आता है, अगर होगा तो। अब ऊपर वाले में कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, या इधर से कर लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नाम क्या हो जाएगा? टोटल 4 कार्बन है सर, तो 4 कार्बन के लिए अभी आपको बताया हम लोग ब्यूट लिखते हैं। अच्छा, ये चारों कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इसलिए हम लोग यहां पर सर एन लगा देंगे और नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अच्छा, दूसरा देखो, अब यहां पर 4 कार्बन है, अगर हम नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे ये क्रियात्मक समूह आएगा, और अगर हम नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 पे आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा। तो नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3 और 4 का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? एन। लेकिन यहां पर एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग द्वितीयक अनुलग्न के रूप में काम करते हैं, तो इस एन का ई हटाएंगे, एन का ई हटाएंगे और वहां पर क्या लगा देंगे? ऑल लगा देंगे, और नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। उसी तरीके से यहां पर नंबरिंग हम लोग करेंगे इधर से 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन और कार्बोक्सिलिक लगा है तो ओइक एसिड, क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, यानी प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड नाम हो जाएगा। अच्छा, यहां पर कहीं से भी करो तो दूसरा आ रहा है, 1 2 और 3, इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन समूह लगा हुआ है तो ओन, नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। और इसी तरीके से आप ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका आप लोगों ने। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, जैसे कार्बनिक यौगिकों को अगर हम दहन करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिकों में जैसे हमने ले लिया मीथेन, क्या ले लिया? एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, मीथेन ले लिया CH4 और इसको जला रहे हैं, तो जलाने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, जलाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जैसे ही हम कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे हम लोग, तो इक्वेशन बैलेंस है। देखो क्या इक्वेशन बैलेंस है, एक बार जल्दी से बताइएगा। कैसे बैलेंस होगा सर? यहां पर 2 लिख दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया, 2 2 4, 2 2 4।
हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही। तो दहन में क्या है, तो कार्बनिक यौगिकों का दहन करने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा होता है। अच्छा, वही है ऑक्सीकरण। कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिकों का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर, यानी ऑक्सीकृत होना मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन जुड़कर वो कोई नया यौगिक बनाएगा। जैसे एक हमने ले लिया एग्जांपल CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये है हमारा कार्बनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है और इसका हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करा रहे होते हैं बेटा, तो हम लोग KMnO4 की उपस्थिति में करा रहे होते हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे होते हैं, KMnO4 की उपस्थिति में। तो जैसे ही KMnO4 की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं। तो जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे KMnO4 के उपस्थिति में, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, CH3COOH, COOH। तो इथेनॉल इथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नाम भी लिख लेना, इथेनॉल जो है वो इथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल जो है वो इथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण कराने पर हमको अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। जैसे इथेनॉल का अगर ऑक्सीकरण करा दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, इथेनोइक मिल जाएगा। अच्छा, अगला योगात्मक अभिक्रियाएं। क्या कार्बनिक यौगिक योगात्मक अभिक्रिया दिखाती है? बिल्कुल दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, तो जैसे हमने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया, कौन सा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर ले लिया H, इधर ले लिया H, इधर ले लिया H, इधर ले लिया H। इसको आप लिखना चाहो तो और करके इसको आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट आपके समझने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब यहां पर इसकी अभिक्रिया आप जैसे ही कराओगे HCl के साथ, किसके साथ कराओगे, HCl के साथ कराओगे, तो क्या होगा, जैसे ही इसको HCl के साथ हम हीट कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा, ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। ये जो बीच में डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और इसके दो बॉन्ड तो थे और दोनों पे एक एक बॉन्ड और लग जाएगा। क्या होगा, यहां पर जो पहले से था वो यहीं पर रहेगा, यहां पर जो पहले से था वो यहीं पर रहेगा, यहां पर एक पर आपका हाइड्रोजन लग जाएगा ये वाला, और एक पर क्लोरीन लग जाएगा। एक पर क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। और ये क्या बना लेगा, इस तरीके से, ये आपके समझने के लिए है, या फिर इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ऐसे CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। ये क्या था, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इथीन, और इथीन से हमने क्या बना लिया, क्लोरोइथेन। क्या बना लिया, क्लोरोइथेन। क्या बना लिया, क्लोरोइथेन। कैसे, तो Cl लगा हुआ है तो पहले पे लगा हुआ है तो क्लोरो, दो कार्बन है तो एक, सिंगल बॉन्ड से है तो N, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। अच्छा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का मतलब कि हम किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया, जैसे हमने मीथेन ले लिया, और इस मीथेन की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश या HNu की उपस्थिति में, तो जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर हमारा बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। तो यहां पर ये क्लोरीन जो है इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ जाता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो यानी यहां पर हमारे पास देखो क्या था, मीथेन था,
और मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराकर हमने क्या बना लिया सर, हमने क्लोरोमीथेन बना लिया। क्या बना लिया? क्लोरोमीथेन बना लिया। ठीक है, मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराकर हमने क्या बना लिया? क्लोरोमीथेन बना लिया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? योगात्मक, प्रतिस्थापन, दहन और ऑक्सीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों में आप इन चारों चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ईंधन, ईंधन क्या होता है? ईंधन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि ईंधन बताओ, ईंधन किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलने पर प्रकाश एवं ऊष्मा देते हैं, वे पदार्थ जो जलने पर प्रकाश एवं ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोकार्बन आदि। अच्छा, इसी में और समझिएगा कि वे ईंधन जो लंबे समय पूर्व जो प्रकार ऐतिहासिक पुराने पौधे और जंतुओं, जिसको हम जीवाश्म कहते हैं, कि धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे, उनके विघटन से बनते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो जो पूरा तत्व यानी बहुत पहले जो चीजें दब गई हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो दब गए हैं, उनके दबने से जो चीजें पैदा होती हैं, मतलब जो ईंधन मिलता है, उस ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल बहुत सिंपल हैं, एक कोयला और दूसरा पेट्रोल। एक कोयला और दूसरा पेट्रोल, जिसको हम लोग पेट्रोलियम यहां पर लिखे हुए हैं। तो पेट्रोल, कोयला, डीजल, कई चीजें हैं जो कैसे मिल रही होती हैं? पुराने मतलब बहुत पहले समय में जब आपके पेड़ पौधे जीव जंतु जो दब के चट्टानों के नीचे परत के परत बहुत अंदर कई 100 सालों के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ईंधन में आपका कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ज्वाला, ईंधन तो हो गया। ईंधन के बाद ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला किसे कहते हैं? याद रखिएगा। तो यह वह स्थान है जहां ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थ, ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थों का दहन होता है। क्या होता है? गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन की दहन के आधार पर, ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली नीली या अदीप्तीय ज्वाला, नीली या अदीप्तीय ज्वाला, और दूसरा पीली या दीप्तीय ज्वाला। मतलब जो पीले कलर की जल रही होंगी वो ज्वालाएं, और जो नीले कलर की जल रही होंगी वो ज्वालाएं। तो 2 प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला मतलब जो है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलो उसके बाद ये जो आप देख रहे हो साबुन का अपमार्जक, साबुन का अपमार्जक कह रहे हैं, साबुन तथा अपमार्जक, ये बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें इसको मैं अगली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शॉर्ट में नहीं आपको समझना है, इसको पूरा डिटेल में समझना है। तो इसको एज अ क्वेश्चन के तौर पे, और उस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीजें होंगी वो सारी चीजों की बात करेंगे। तो पहले चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी, जिनके बारे में आपको जान लेना है। बाकी दूसरे चैप्टर की अगर बात करें, मतलब दूसरा चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर, आगे से पीछे से दूसरा, ठीक है, दूसरे चैप्टर की बात करें जो कि हमारा धातु तथा अधातु है। धातु तथा अधातु है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। धातु तथा अधातु,
धातु तथा अधातु। आओ इनके बारे में देखते हैं। इसमें थ्योरी वाली चीजें बहुत ज्यादा है, थ्योरी वाली चीजें बहुत ज्यादा है, तो उन थ्योरियों को आपको समझना है। सबसे पहले कि धातु होता क्या है। सबसे पहले तो ये सर धातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का संचालन करता है धातु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं जो है विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है। धातुएं अघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। सामान्यतः यह कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। उदाहरण में देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मुद्रा धातु हैं। कैसी धातुएं हैं? मुद्रा धातु। उत्कृष्ट धातुओं में Ag, Au, Pt आ जाते हैं। क्षारीय धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ जाते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आ जाते हैं। ऐसे ही ढेर सारा के। तो धातु के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अगला अधातु। धातु हो गया, तो धातु के बाद अधातु। अधातु किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। या अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अधातुएं जो हैं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं अघात वर्धनीय तन्य नहीं होती है, परंतु भांगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भांगुर होती हैं। उदाहरण में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि और भी ढेर सारे हैं। ठीक है। नोट में इस पॉइंट को याद रखिएगा। नोट में क्या? अत्यधिक छोटे आकार के कारण हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थायी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। साथ ही यह धातुओं के अन्य सामान्य लक्षण जैसे अघात वर्धनीयता, धात्विकता, चमक आदि भी नहीं दर्शाते हैं, अतः यह एक अधातु है। याद रखिएगा हाइड्रोजन धनायन ऋणायन दोनों बनाता है, लेकिन ये होता क्या है? अधातु होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये नहीं कि सर ये धनायन बनाता है तो ये आपका धातु हो जाएगा। ठीक। धातु और अधातुओं के भौतिक अंतर आपके सामने है। धातु अधातु साधारण ताप कमरे ताप पर पारा यानी मरकरी के अतिरिक्त सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। यहाँ पर ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में है और सभी धातुएं ठोस या गैस अवस्थाएं में पाई जाती हैं। धातुएं एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। आयोडीन व ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी में चमक नहीं होती है। इनको छोड़कर और किसी में चमक नहीं होती है। सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुओं का घनत्व पानी से अधिक होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक प्रायः अधिक होता है। ठीक है। और इसमें घनत्व प्रायः इनका घनत्व कम होता है और इनका गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होता है बच्चों? कम होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। क्विक रिवीजन है तो थोड़ा सा तेजी से हम लोग बात करेंगे। बाकी जिस चैप्टर में आपको डाउट था उसको मैंने और आराम से एकदम एक एक पॉइंट को समझाया हुआ है। यहां पर देखो ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं जो हैं उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं को हथौड़ी से पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है और धातुएं जो हैं अध्वनिक होती हैं। इनमें कोई कोई ध्वनि नहीं होता है। ठीक है। अगला सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती हैं। धातुएं जो है द्रव विलायकों में विलय नहीं होती हैं और धातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। जैसे सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। जैसे सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जा रहा होता है। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी को धातुओं की विद्युत रासायनिक या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। घटते हुए क्रम में। दूसरे शब्दों में धातुओं को
उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखना, मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी निम्न है कि सर्वाधिक है, उसके बाद देखो BaSr, Ca, Na, Mg, Al, Zn, ये सब एक लाइन से आप याद रख लोगे कि यहां से यहां तक ये जो तत्व हैं इनका क्रम दे रखा है, कौन किससे ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट याद रखेंगे, इस श्रेणी में पहले ऊपर आने वाली धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत होती हैं। ठीक है, जो ऊपर आती हैं वो आसानी से क्या हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में दे रखा है कि जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतनी सरलता से ऑक्सीकृत होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, इस श्रेणी में पहले यानी ऊपर आने वाली धातु अर्थात अधिक क्रियाशील धातुएं जो हैं बाद में आने वाली धातुओं अर्थात कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन में से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अच्छा, हाइड्रोजन से पहले, तीसरा पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन से पहले ऊपर वाली धातुएं जो है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है उसकी अम्लों से क्रिया करने की, हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतनी अधिक हो जाती है। चौथा पॉइंट, इस श्रेणी में शीर्ष पर स्थित यानी ऊपर उपस्थित धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ये कई बार पूछा गया बेटा कि एक्वा रेजा या अम्लराज किसे कहते हैं, एक्वा रेजा या अम्लराज किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का वह मिश्रण जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपस्थित होता है, अम्लराज या एक्वा रेजा कहलाता है। यह सद्युम्न होता है तथा इसकी प्रकृति संक्षारक की होती है, यह संक्षारक की कार्य करता है। यह उत्कृष्ट अक्रिय धातु जैसे सोना, प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। सोना ओना को गलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बेटा, अम्लराज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, अम्लराज का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो HCl और HNO3 के मिश्रण को कहते हैं, जो किस अनुपात में होगा, तो 3:1 के अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा, 3:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा अयस्क। अगला देखिएगा अयस्क। अयस्क भी कई बार पूछा हुआ है। तो वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता से तथा मितव्ययता अर्थात कम खर्चे के साथ किया जाता है अयस्क कहलाता है। उदाहरण में हान सिल्वर, क्रोनलाइट, ठीक है, MgCl2.6H2O आदि। अतः स्पष्ट है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, किसी धातु के एक से अधिक अयस्क हो सकते हैं। ठीक है, यह धातु प्राप्त करने के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण, किसी विशेष खनिज की पृथ्वी पर उपलब्धता, मात्रा एवं उसके स्थान में उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। अयस्कों का उनके यौगिकों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित भागों में उसको हम लोग क्या किए हैं, वर्गीकृत किए हैं अयस्क को। कौन कौन से भाग हैं, तो ये है पहला ऑक्साइड अयस्क। कौन कौन से हैं बेटा, तो पहला है हमारा ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, जैसे बॉक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोरंडम जैसे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, क्यूपेराइट कॉपर ऑक्साइड, हेमेटाइट, ग्रेमेटाइट, अलग अलग है आपके। ठीक है, फिर कार्बोनेट अयस्क जिसमें कार्बोनेट यानी CO3 पाया जाएगा, जिंक कार्बोनेट CO3, लेड कार्बोनेट CO3। ठीक है,
फिर सल्फाइड अयस्क जिसमें सल्फर पाए जाते हैं, जैसे HgS, FeS, CuFeS, नाम भी दे रखा है, ठीक है। अर्जेंटाइट का फॉर्मूला Ag2S, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS, सिनेबार का फॉर्मूला HgS, आयरन पाइराइट का फॉर्मूला FbS। कई बार एमसीक्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद क्लोराइड के अयस्क जिसमें क्लोरीन पाया जाएगा, क्लोराइड का अयस्क जिसमें क्लोरीन पाया जाएगा, जैसे हान सिल्वर AgCl, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O को कार्नेलाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, धातु के निष्कर्षण के आधार द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने के कई चरण प्रयुक्त है, ठीक है। कौन कौन से चरण है बेटा? तो ये देखो, अयस्क का सांद्रण करेंगे, स्टेप याद रखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम समझा रहे हैं। अयस्क का सांद्रण 3 है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तीनों को कैसे कैसे अलग करेंगे? तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आ जाता है। इनको गलित धातु का विद्युत अपघटन कराकर हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। क्या कराकर? विद्युत अपघटन कराकर। अच्छा, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जैसे जिंक, आयरन और लेड जो हैं, उनमें हम अब पता करते हैं किसमें कौन सा अयस्क है। तो कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है। अगर कार्बोनेट अयस्क होगा तो उसका हम लोग निस्तापन कराएंगे। क्या कराएंगे? निस्तापन कराएंगे। और अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो उसका हम लोग भर्जन कराएंगे, और भर्जन और निस्तापन करा के धातु का ऑक्साइड मिलेगा। धातु ऑक्साइड का अब चयन कराएंगे और शोधन कर लेंगे तो अयस्क से धातु निष्कर्षण हो जाएगा और हमको शुद्ध धातु मिल जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा यहां पर। निम्न अभिक्रिया यानी कॉपर है, Ag है, Au है, इनमें अगर सल्फाइड, इनके नॉर्मली सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं, तो जहां जहां सल्फाइड अयस्क होता है उसका सबसे पहले हम लोग भर्जन कराते हैं। भर्जन कराएंगे तो धातु मिलेगा, और धातु का फिर क्या करेंगे? परिष्करण कर लेंगे, यानी उसको और प्योर कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉइंट स्टेप याद रखिएगा कि कब क्या क्या चीजें कैसे यूज हो रही होती हैं, ठीक है। अगला है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण जिसको हम लोग स्मृद्धीकरण भी कहते हैं। तो क्या होता है बेटा? अयस्क से अनावश्यक पदार्थ जिसको हम लोग गैंग कहते हैं, उनका पृथक्करण स्मृद्धीकरण या अयस्क का सांद्रण कहलाता है, ठीक है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर आधारित होती है। जैसे पहला, कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण। ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड केवल गर्म करने पर ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सीनेबार, सीनेबार को कैसे प्राप्त करेंगे? तो सीनेबार को नॉर्मली आप गर्म कर लोगे तो सीनेबार का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर सीनेबार का मतलब मरकरी का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ये टूट जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर ग्लांस को भी आप लोग नॉर्मल वायु के साथ कराएंगे तो कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा, और फिर कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड से साथ कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा। मध्य सक्रिय धातु, मध्य सक्रिय धातु का निष्कर्षण कैसे कर रहे होते हैं? तो प्राकृतिक में ये धातुएं प्रायः सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा, उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सल्फाइड को भर्जन द्वारा तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे उपयुक्त अपचायक एवं उपयोग करके उससे प्राप्त किया जा सकता है। पहले जो चीजें आपने यहां पर देख रखी हैं, जो यहां पर देख रखा है, उसी चीज को यहां पर एज अ स्टेटमेंट वाइज है, तो इसका स्टेटमेंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे भर्जन कराएंगे तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। निस्तापन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में जब हम लोग ऑक्साइड को गलनांक से कम में करके हम क्या करा ले लेते हैं, उसका ऑक्साइड बना रहे होते हैं, तो उसको हम लोग निस्तापन कहते हैं। भर्जन में वायु होता है और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। और उसको बना क्या लेते हैं? ऑक्साइड। यहां भी देखो जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यहां पर भी जिंक ऑक्साइड बन रहा है।
अयस्क ऑक्साइडों का अपचयन। अपचयन कराने के लिए जो जिंक ऑक्साइड बना था बेटा, उसका देखो कार्बन के साथ अभिक्रिया करा दिया तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मिल जा रहा होता है। इसी तरीके से एक और ये एग्जांपल है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अत्यंत सक्रिय धातु का निष्कर्षण, जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे करा रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा है कि इसका विद्युत अपघटनीय अपचयन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के लिए। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटनीय का प्रयोग कर रहे होते हैं। विद्युत अपघटनीय में क्या है बेटा, ठीक है, ये देखो, ये विद्युत अपघटन में, इस चीज को पहले आप याद रखो, ये विद्युत अपघटन होता है। जैसे ही आप इसमें आप मिलाते हो, जैसे हमने क्या मिलाया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया। क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया। तो सोडियम क्लोराइड जब मिलाएंगे तो ये सोडियम क्लोराइड आपका टूटेगा किसमें, Na+ में और Cl- में। तो प्लस वाला जो है वो देखो ये कॉपर है, तो कॉपर जो है ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है तो उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा होता है और वहां पर हमको मिल रहा होता है। और एनोड जो पॉजिटिव है इस पे ये निगेटिव वाला पोर्शन जा रहा होगा। तो जितने भी सक्रिय धातु हैं उनका विद्युत अपघटनीय अपघटन में क्या होता है, याद रखिएगा कि इन धातुओं के लवण जैसे क्लोराइड की द्रवित रूप में विद्युत अपघटन कराते हैं तो धातु कैथोड पर निक्षेपित होता है। कहां जाएगा, कैथोड पर। क्यों, क्योंकि धातु के ऊपर प्लस आवेश और कैथोड के ऊपर ऋण आवेश होता है, ठीक है, तथा क्लोराइड एनोड पर उपयुक्त होता है। अभी दिखाया मैंने NaCl वाला कॉन्सेप्ट समझा के। अभिक्रिया कैथोड पर Na+E- से आपका Na का अपचयन हो जाएगा और एनोड पर जो है Cl ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। सामान्य रूप से एल्यूमिना, गलित एल्यूमिना ऑक्साइड विद्युत अपघटनीय अपचयन से प्राप्त होती है। मतलब इसी तरीके से जैसे सोडियम वाला कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप यहां पर निकाल सकते हो, ठीक है। धातुओं का शोधन कैसे करेंगे, कैसे उसको प्यूरिफाई कर रहे होंगे कि ये हमारा प्योर धातु है, उस चीज पर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि धातुओं के शोधन के लिए सबसे सामान्य विधि है विद्युत अपघटन। सबसे सामान्य विधि कौन सा है, विद्युत अपघटन का, जिसमें कॉपर टिन निकिल आदि जैसे धातुओं का परिष्करण यानी शोधन कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम सबसे पहले अशुद्ध धातुओं के एनोड तथा शुद्ध धातुओं की पतली परत वाले कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु के लवण विलयन में उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन से धातु जो है आयन अपचयित होकर कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं तथा अशुद्धि एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है। कहां एकत्रित हो जाती है, एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है तथा एनोड पंख कहलाती है। उसको, उस अशुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख। जैसे कि यहां पर आप देखिए, यहाँ पे हमने एक, ये तो आपको ये वाला समझाने के लिए था, यहाँ पर देखो एक ये बैटरी से जोड़ा गया है, इधर कैथोड है इधर एनोड है। ये जो एनोड बना है वो बेटा अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये विलयन, ये एक टैंक है, यहाँ पे एनोड पंख यानी जो अशुद्धि है वो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ये एकत्रित हो रही है, ठीक है। जो अशुद्धि है देखो सारे कॉपर इधर चले जा रहे हैं और जो अशुद्धि है वो नीचे आपका इस तरीके से एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, जिसको हम लोग फिर बाद में प्यूरिफाई कर लेते हैं। संक्षारण क्या होता है, तो आप जानते हो जैसे लोहे में जंग का लगना, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर धातुओं का उनकी सतह पर वायु की या नमी या रसायन जैसे अम्लों के प्रभाव द्वारा नष्ट होने को संक्षारण कहते हैं। मतलब वो जो खो जाना हो जाता है, खो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। नम वायु में खुली छड़ दोनों पर अधिकांश संक्षारित हो जाती है। संक्षारण का एक मध्य प्रक्रिया है। यह लोहे में जंग लगना, चांदी का मलिन हो जाना, कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत का जमना आदि, ये सब एग्जाम्पल है। कैसे सुरक्षा करते हैं, तो गैल्वेनीकरण द्वारा या फिर टीन की प्लेटिंग करके, जिसको टीन या की प्लेटिंग के द्वारा, मतलब उस पे हम और क्रोम का क्या कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं।
साथ ही साथ धातुओं के मिश्र धातु के परिवर्तन करके, मतलब किसी धातु में कोई दूसरी धातु मिलाकर भी उसको किया जा सकता है। साथ ही साथ रंगाई करके, उसको पॉलिश कर दो, अगर आप जो लोहे की छड़ है अगर आप उसको पॉलिश कर देते हो, उस पर पेंट लगा देते हो तो भी उसका संक्षारण बन जाता है, नहीं होता है। और ग्रीस या तेल लगाकर भी संक्षारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये एक शॉर्ट में क्विक रिवीजन था, मुझे मालूम है थोड़ा सा तेज हुआ है, बट आप लोगों के पास एक छोटा सा नोट्स हो जाएगा फिर से। तो जब हम लोग इस पे बेटा अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि 2 चैप्टर के नोट्स आपके पास थे, ये 2 चैप्टर के नोट्स नहीं थे, तो इनका एक मैंने शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को दे दिया। बाकी जो हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे उस क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए एकदम आराम से डिटेल में बात करेंगे हम लोग वहां पर। ठीक है, तो इसके बाद याद रखिएगा कि जो बच्चे अभी तक संजीवनी बैच से नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिसकी फीस मात्र 499 रुपए रखी गई है, और 499 रुपए आपके एग्जाम के अंतिम दिन तक की ये फीस है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ये बैच आपका 7 जनवरी से एग्जाम तक के लिए है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द प्ले स्टोर पे जाएं, डाउनलोड करें शुभम क्लासेस ऐप, और वही वाला ऐप डाउनलोड करिएगा जहां पर 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो इस दिए गए नंबर पर आप पेमेंट करके बात करके भी आप ऐप से जुड़ सकते हो। तो बैच से जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। बाकी कौन कौन सा टॉपिक अभी आज की क्लास में आपको नहीं समझ में आया है उसको एक बार आप कमेंट करके बता दोगे तो उसको उसी के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में आपको पहले सॉल्व कराएंगे। तो आपका जो मेन कमेंट होना चाहिए वो किसके रिगार्डिंग होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आए हैं, क्योंकि उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां से आपको वो टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।